नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य कोचिंग सेंटर में। तो कल हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समतल दर्पण पढ़ लिया था। समतल दर्पण की हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, जिनमें दो इम्पोर्टेंट विशेषताएं थीं। उन्हें बताया भी था कि कौन कौन सी विशेषताएं इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण के बारे में। ये दो प्रकार के होते हैं और गोलीय दर्पण क्या होते हैं वो यहाँ हम समझते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण पढ़ने से पहले हमें परावर्तक पृष्ठ के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए इसे एक समतल दर्पण के माध्यम से समझते हैं। जो घर पे हम चेहरा देखने के लिए यूज़ करते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं। और जैसे ये दर्पण है, ये समतल दर्पण है, तो इसकी ये वाली सतह है, इसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस पर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो इससे प्रकाश टकराकर इधर के लिए चला जाएगा। इसलिए इसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और इसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इस वजह से इसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और इसकी दूसरी सतह पर यहाँ तो प्लास्टिक लगी हुई है, अगर ये शीशा खोल के देखा जाए तो इसकी दूसरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है, जो जिस तरफ से लाइट आके और इधर वापस चली जाती है, यानी परावर्तन हो जाता है, उस तल को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ के बारे में आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं फिर गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? परावर्तक पृष्ठ भी गोल होना चाहिए। समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल चपटा होता है। लेकिन गोलीय दर्पण में ये कैसा होना चाहिए? गोल शेप आकार में होना चाहिए। कुछ इस टाइप से कह सकते हैं, जैसे ये एक बल्ब है, बल्ब के लिए यहाँ मान लेते हैं, तो ये क्या है? गोल है। इसके इधर के लिए पेंट कर दिया जाए इस साइड और इधर रोशनी डाली जाए इस टाइप से, या फिर ऐसा किया जाए एक बार अंदर पेंट कर दिया जाए और बाहर से रोशनी डाली जाए। तो गोलीय पृष्ठ इस टाइप के पृष्ठ होते हैं। जैसे तवा होता है वो गोलीय पृष्ठ में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण बह दर्पण, अवतल दर्पण बह दर्पण होता है। जैसे इस टाइप से ये गोलीय दर्पण है, इसके उभरे हुए, ये उभरा हुआ सतह है इस टाइप से, देखिए ये जो बाहर के लिए ये इस टाइप से ये उभरी हुई सतह है। तो उभरी हुई सतह पे तो पेंट होती है, इस टाइप इधर पेंट कर दिया जाए, इस साइड क्या कर दिया जाए? पेंट कर दिया जाए इस टाइप से। तो प्रकाश हम डालेंगे, रोशनी तो इसमें जा सकती है, इसमें अंदर के लिए, और इससे टकराकर फिर बाहर के लिए, यानी परावर्तन होगा वो दबे हुए तल से होगा। तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ देखिए यही परिभाषा में लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। परावर्तन कहाँ से होता है? दबे हुए तल से, तथा उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। पॉलिश होती है जिसे हम पेंट कहते हैं, और कई की बुक्स में कलई भी लिखा हुआ मिलता है। तो पेंट, पॉलिश या कलई लिखा हुआ है। तो ये कहाँ होती है? उभरे हुए तल पर। और परावर्तन कहाँ से होता है? दबे हुए तल से, तथा उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये ठीक इस टाइप से बना हुआ है। उभरे हुए तल पर क्या है? पेंट है, और दबे हुए तल से क्या हो सकता है? परावर्तन हो सकता है। ये अवतल दर्पण ये गोलीय होता है। तो इस गोलीय दर्पण का कहीं ना कहीं एक गोला, यानी जो केंद्र रहा होगा, उसे हम किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। ठीक इसके विपरीत हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या होता है? इसका विपरीत ले लिया जाए। पहली बार में हमने पेंट लिया इसके उभरे हुए तल पर, अब हम क्या करते हैं? इस टाइप से इधर से पेंट डिलीट कर दिया जाए और पेंट कर दिया जाए इसके दबे हुए तल पर, यानी अंदर इसमें पेंट कर दिया जाए इस टाइप से। तो प्रकाश आर पार जाएगा नहीं। तो क्या करें? अगर प्रकाश की हम किरण डालेंगे तो इस उभरे हुए तल पर किरण पड़े और टकराकर वापस चली जाए। तो इस टाइप के दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। यानी परावर्तन कहां से होगा? उभरे हुए तल से, और दबे हुए तल पर क्या हो जाएगी? इसमें पेंट होती है, तथा दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो यहां देखिए ये चित्र हमने बनाया है, इसमें दबे हुए तल पर क्या है? अंदर ये दबा हुआ है, अंदर से उस साइड से, तो दबे हुए तल पर तो इस पे पेंट है, और
उभरे हुए तल पे क्या होता है, अगर इधर से हम प्रकाश डालें तो टकराकर इधर जा सकता है। यहाँ M1 M2 लिख लेंगे। दर्पण को M1 M2 से ही दर्शाते हैं, क्योंकि M से इस वजह से दर्शाते हैं क्योंकि दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहा जाता है, तो मिरर के 2 शब्द ले लिए जाते हैं M1 और M2, इस वजह से इन्हें दर्शाते हैं। आइए इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला टॉपिक है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो एक दर्पण से संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दर्पण में सबसे पहले आता है ध्रुव। दर्पण में ध्रुव क्या होता है, तो इस समतल दर्पण से ही समझते हैं। जैसे ये समतल दर्पण है और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ में जो मध्य में बिंदु होता है उसे ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ये दर्पण है और इसमें जो मध्य बिंदु है वो यहाँ पर है, लगभग में यहाँ पर, ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। लेकिन जब चित्र में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे ये हमने बना लिया अवतल दर्पण, क्योंकि इसके उभरे हुए तल पर पेंट है। दर्पण का नाम M1 M2, तो हमने लगभग में यहाँ से यहाँ तक देखा, इसका मध्य बिंदु यहीं पे पड़ रहा है, तो इसे हम किससे दर्शा देंगे, P से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दर्पण का ध्रुव, ठीक है। दूसरी चीज आती है, दूसरा पॉइंट आता है वक्रता केंद्र। क्या आता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे हमने ये गोलीय दर्पण अगर कट किया है तो ये कहीं ना कहीं पहले पूरा गोला रहा होगा, ठीक है, उस पूरे गोले का कहीं ना कहीं एक जगह केंद्र होगा, ठीक, और उस केंद्र को ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर ये एक गोला है और ये कांच का गोला है, और ये कांच का गोला इस टाइप का है कि इससे प्रकाश आर पार जा सकता है। जैसे इसके चारों तरफ कोई पेंट नहीं, गोला का मतलब है गोल, बिल्कुल जैसे बॉल होती है ना, फुटबॉल होती है, उस तरीके से ये एक कांच का गोला है। उसके बाद हम इसको इतना कट करके इतना, इसे इस पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, तो इसे हम इस साइड वाले को देखेंगे तो ये हमें कुछ तवे की तरह दिखाई देगा। जैसे हमारा घर पे जो तवा होता है, उस पर रोटियां बनाई जाती हैं, तो उस तवे की तरह दिखाई देगा, उस तवे की तरह दिखाई देगा। उससे पहले इस गोले को जो हमने कट नहीं किया था, तो इस गोले का मान लिया हमने केंद्र यहाँ पे था, ठीक है, तो इस गोले का केंद्र, इस गोले का ही केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसे हम किससे दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक हम लाइन खींच देंगे और इधर हम इस पे पेंट कर देते हैं। ये यहाँ से M1 M2 बन जाता है इतना, और ये चीज हम डिलीट कर देते हैं, इतनी चीज हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, बस ये चीज आ जाती है, ये डिलीट हो जाता है। तो ये क्या निकल के आ जाता है, यहाँ पे ध्रुव था P, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ये आ गया C। तो इस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम C से व्यक्त करते हैं। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा देखिए, दर्पण को जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, ठीक है, एक गोला था उससे हमने काट के क्या बनाया, दर्पण बनाया, उस गोले के केंद्र को, उस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र रहा होगा, तो उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से व्यक्त करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, और ये दर्पण की भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, क्योंकि और यहाँ ये जो अक्षर आ रहे हैं, ये C, ये P, ये इनके पहले अक्षर हैं। जैसे ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, ठीक है, और वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं केंद्र के लिए, तो C आ गया इस टाइप से। तो इनके पहले अक्षर पता होंगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। उसके बाद तीसरी परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या बहुत आसान है। ये दर्पण का रहा ध्रुव, ये रहा वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की अगर दूरी ले ली जाए, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। ध्रुव से और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, दर्पण के ध्रुव, कोई दर्पण है और उसका हमने क्या देखा, ध्रुव देखा, तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे
स्मॉल आर यानी छोटी आर से हम दर्शाते हैं। यही चीज यहाँ बताई गई कि ये एक दर्पण था, इसका ये दर्पण का ध्रुव था P और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र इसके बीच की जो टोटल दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं, इसे R से दर्शाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है वक्रता त्रिज्या की। चौथी आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है, ये वाली जो लाइन देख रहे हो ये, इसमें ये वाली लाइन, इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र इनको मिलाने वाली रेखा, फिर से समझिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र इनको मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसे दर्शाने के लिए कोई चिन्ह प्रतीक नहीं क्योंकि वो एक लाइन है। तो यहाँ आइए मुख्य अक्ष की परिभाषा देखते हैं। दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दो चीजें हैं, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दर्पण से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं चल रही थी उसमें दो चीजें रह गई थी, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। क्या क्या रह गया था, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। तो ये जो मुख्य फोकस की परिभाषा है ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। मुख्य फोकस पहले आइए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमने अवतल दर्पण बनाया है, इसके पीछे हमने पेंट कर दी, इसका मध्य में जो बिंदु होगा उसे हम P से दर्शाएंगे, जिसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र रहा होगा, तो इस गोले का केंद्र हम मान लेते हैं यहाँ, ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। उसके बाद में अगर हम कोई टॉर्च लेकर एक ऐसी किरण डालें जो मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए, समांतर का मतलब इन दोनों किरणों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक किरण जा रही है इस टाइप से चल के इधर के लिए, ये यहाँ से टकराने के बाद नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि दर्पण कैसा है, गोलीय। अगर समतल दर्पण होता तो इसी पे जाती और वापस लौट आती, तो दर्पण कैसा है, गोलीय। तो ये टकराने के बाद एक बिंदु से होकर जाएगी, यहाँ से निकल के जाएगी, जिस बिंदु से ये होकर जाती है उस बिंदु को ही हम ऐप से दर्शाते हैं और इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो आइए इस चीज परिभाषा को हम देखते हैं। मुख्य फोकस, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दर्पण हो गया M1 M2 और इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चल रही है, ये वाली किरण, इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश चलने वाली प्रकाश किरण। फिर लिखा है परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे ऐप से व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। तो यही चीज यहाँ है, ये प्रकाश की किरण जब जा रही है तो इससे टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे ही हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ये प्रतीत कब होती है, प्रतीत तब होती है जब हम दर्पण बनाए उत्तल दर्पण में इस टाइप का चित्र होता है, इस टाइप से, और इधर पेंट होता है। तो ये हो गया M1, ये हो गया M2, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये मान लो केंद्र, ठीक। तो प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो इसे पेंट को पास नहीं कर सकती, तो जितनी दूर इधर केंद्र होता है इतनी ही दूर हम इधर के लिए केंद्र को एज्यूम कर लेते हैं। मान लिया इतनी दूर यहाँ पर केंद्र है, ठीक। तो हम मान रहे हैं इधर से एक और केंद्र ना भी माने तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसमें मेन मतलब है मुख्य अक्ष से। तो एक किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरण आई, ये वाली किरण आ रही है, ये इस मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये इसमें जब परावर्तन होगा तो ये अंदर की तरफ नहीं आए, क्योंकि ये सतह इस तरीके से दबी हुई है। जब अंदर की तरफ दबी होती है तो अंदर के लिए आती है, जब बाहरी सतह से परावर्तन होता है तो बाहर के लिए, तो ये किरण बाहर के लिए चली जाएगी इस टाइप से, ठीक है। तो ये किरण तो गई नहीं, तो लेकिन हम इस किरण को पीछे डॉट डॉट करके बना देंगे। ये लग रहा है कि ये वाली जो किरण इधर को ऊपर को जा रही है ये इधर से आई हुई है इस टाइप से। तो ये जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस टाइप से ये इधर को आ रही, जाती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत है। यहाँ जाती हुई ना लिख के जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी परिभाषा में ये हो जाए जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये लग रहा है ये किरण इस बिंदु से आई है उत्तल दर्पण के लिए, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे,
मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर दो परिभाषाएं थी, ये दोनों चित्रों के माध्यम से एक परिभाषा हमने लिख दी है, तो ये तुम्हें समझा दिया गया है। उसके बाद आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी देखो पहले चित्र के माध्यम से ही समझते हैं। जैसे ये रहा दर्पण का ध्रुव और ये रहा मुख्य फोकस, तो इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं? छोटी एफ से। मुख्य फोकस को किससे दर्शाते हैं? बड़ी एफ से। यहां देखिए दर्पण के ध्रुव, यानी दर्पण का हमने ध्रुव पी ले लिया, से मुख्य फोकस बड़ी एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं? इसे छोटी एफ से दर्शाते हैं। तो ये दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी। ये दर्पण से संबंधित परिभाषाएं खत्म होती हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण वस्तुओं के 6 तरीके के प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु 6 जगह रखी जाती है, मुख्यतः रख तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन जो 6 जगह है उनसे पता चलता है कि अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो पहली बार जो वस्तु रखते हैं वो वस्तु को हम मान लेते हैं वस्तु अनंत पे रखी हुई है। अनंत का मतलब बहुत दूर रखी हुई है, जिसकी दूरी हमें ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहली बार वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत पे रखी हुई है। तो आइए पहले इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये एक कोई दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष बन गई। ये बिंदु P हो गया, P का मतलब ध्रुव, और ये वक्रता केंद्र C, और ये मुख्य फोकस F। ठीक है, इसके अनंत पर, यहाँ इधर के लिए ये सब अनंत दूरी है, हमें पता नहीं। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं एक वस्तु रखी हुई है, थोड़े इधर के लिए ले रहे हैं। एक वस्तु रखी है जिसका नाम है O' और यहाँ नाम है O, और ये मुख्य अक्ष है। तो बिंदु O' से एक किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के समांतर चल के जाती है इस टाइप से, और इसके पीछे पॉलिश है और दर्पण का नाम है M1 M2। एक किरण बिंदु O' से चली, प्रकाश किरण, जो यहाँ दर्पण से टकराई और परावर्तन के बाद कहाँ से निकल के जाती है? मुख्य फोकस F से, ये इधर के लिए चली गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी किरण चलती है बिंदु O' से, वो निकल के जाती है वक्रता केंद्र C से। ठीक है, और फिर ये टकरा के फिर से दोबारा इसी पे आ जाती है, क्योंकि कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो टकरा के उसी किरण पे वापस आ जाती है। ठीक, ये दोनों किरणें, ये जो पहली किरण ये थी, पहली वाली यहाँ से यहाँ के लिए, दूसरी किरण ये चल के गई। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पे काट रही हैं उस बिंदु को हम मान लेते हैं I'। ठीक है, इसे हम मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। इस वाले बिंदु को हम किससे मिला देंगे? मुख्य अक्ष से। ये हमने किससे मिला दिया? मुख्य अक्ष से। ऊपर हम मान लेते हैं बिंदु I यहाँ पर। ठीक, तो हमने ये वस्तु रखी थी O', इसका प्रतिबिंब बन रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ लगभग में, पहली बात तो ये वस्तु बहुत दूर रखी होती है तो ये प्रतिबिंब और भी छोटा बनता है। ये वस्तु थोड़ी पास में रखी है, इस वजह से प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। ये वस्तु को जैसे ही हम दूर करते चले जाएंगे इस प्रतिबिंब का आकार कम होता चला जाएगा। तब भी यहाँ से पता चल सकता है लगभग वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है। ठीक है, तो अब इसी चित्र को हम थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। आइए, जब वस्तु अनंत पे रखी हो, अनंत का मतलब बहुत दूरी पे रखी हुई है, तो माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। चित्र में देखिए आप, M1 M2 क्या है? अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। उसके बाद देखिए, इसकी मुख्य अक्ष पर अनंत पर एक वस्तु O' रखी है। इसकी मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष हो गई, इसके अनंत पर, अनंत बिंदु मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए, यहाँ एक वस्तु रखी है O'। ठीक है, एक वस्तु O' रखी हुई है। उसके बाद बिंदु O' से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण बिंदु O' से मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर जा रही है, इस वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से निकल जाती है। यही यहाँ लिखा हुआ है कि चलने वाली किरण
परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ऐप से निकल जाती है। ये मुख्य फोकस ऐप से निकल गई। तथा दूसरी किरण कहाँ से देखो, तथा दूसरी किरण बिंदु O' से चलकर और वक्रता केंद्र C से निकल जाती है, यही यहाँ लिखा हुआ है। तथा दूसरी किरण बिंदु O' से चलकर वक्रता केंद्र C से निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I' पर काटती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली किरण और ये वाली किरण एक दूसरे को कहाँ काट रही है, ये बिंदु I' पे, ठीक है। तो जो I' बना इस वस्तु का क्या है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे हम दर्पण में चेहरा देखते हैं तो हमारा जो फोटो दर्पण में बनता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसी प्रकार से इस दर्पण में बनेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो I' वस्तु O' का, किसका, I' वस्तु O' का, ये I' वस्तु O' का क्या है, कौन सा प्रतिबिंब है, उल्टा। उल्टा का मतलब है, यहां से ये चीज देखिए, हमने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी थी, वो रखी थी ऊपर के लिए, प्रतिबिंब बन रहा है नीचे के लिए। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, ऊपर कोई चीज रखी उसके नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब हो गया उल्टा। तो सबसे पहली बात है कि I' वस्तु O' का उल्टा। उसके बाद आता है छोटा, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, छोटा। तीसरा पॉइंट और है, तथा वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है किरणें वास्तव में मिल रही हैं, यहां से जाएगी, टकराएगी, वास्तव में ये घटना होगी, ये रियल में होगी। तो इस टाइप के जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टा, छोटा, वास्तविक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, उल्टा, छोटा और वास्तविक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमारे मुख्यतः 3 टॉपिक कवर हो गए। सबसे पहले गोलीय दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, और ये गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें आज पहली स्थिति हुई है, वस्तु रखी है अनंत पर। इसके बाद में आपके लिए अब क्लासें कल से स्टार्ट होंगी, नेक्स्ट आगे कल लेके चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बच्चों को जोड़ते रहें। एक स्थिति इसमें ये आ रही है कि हम इस बोर्ड के सामने से जब उधर के लिए हट रहे हैं तो इस पे लाइट है वो बहुत कम हो जा रही है, अंधेरा सा छा जाता है इस टाइप से। तो इसकी जो दिक्कत हो रही है वो थोड़ी लाइटिंग की वजह से दिक्कत हो रही है। 15 तारीख के बाद, 15 तारीख को एक एग्ज़ाम है, तो 15 तारीख का जो मुझे एग्ज़ाम देने जाना है ग्रेटर नोएडा में, वो एग्ज़ाम होने के बाद में आपकी ये जो दिक्कत आ रही है ये दिक्कत भी ठीक कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ लाइटिंग की थोड़ी और व्यवस्था करी जाएगी। इस पे सामने यहाँ लाइट लगाई जाएगी, इधर उधर साइडों से लाइट लगा देंगे, तो उसके बाद ये दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो थोड़े दिन के लिए और कॉर्पोरेट कीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और क्लासें देखते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।